हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। मैं हूं आमिर रिजवी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साथ में हम फोर्थ कॉलिगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके न्यूमेरिकल्स साथ में कर लिए थे। बस ये टू कॉलिगेटिव आज कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये नाम हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। क्या हमें इसकी डेफिनेशन मालूम है? अगर नहीं मालूम तो बिल्कुल ध्यान से देखना, विद इन अ मिनट आप लोगों को इसकी डेफिनेशन याद होने वाली है। हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है जिसे मैं फ्रीज करना चाह रहा हूं। मान लो ये वाटर है। एक बात बताओ, वाटर को जब भी फ्रीज करने जाते हो, वाटर को तुमने लिया, उससे आइस में कन्वर्ट करने के लिए तुमने उसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखते से ही क्या वाटर विद इन अ सेकेंड फ्रीज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वाटर धीरे धीरे कूलिंग होती है उसकी, फिर स्लोली वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। पहले उसकी लेयर्स बनती हैं। जब लेयर्स बनती हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो लिक्विड था ना वाटर, ये वाटर अभी भी पार्शियल लिक्विड है, थोड़ा बहुत लिक्विड है, वो पार्शियल हो चुका है सॉलिड। होता ही नहीं होता है। आप वाटर को आइस में कन्वर्ट होने से पहले जब नोटिस करोगे ना, तो वाटर का कुछ पार्ट सॉलिड हो चुका होगा और उसका कुछ पार्ट अभी भी लिक्विड होगा। अब ये लिक्विड और सॉलिड जो किसी सेम सब्सटेंस से बने हैं, लिक्विड और सॉलिड, इन दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब इस लिक्विड का और इस सॉलिड का, जो एक ही सब्सटेंस से थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा सॉलिड बना, इस सेम सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब बराबर होता है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। हम बोलते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह नहीं है कि मैंने वाटर लिया, 0 पे रखा और उठाकर देखा तो वो आइस बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज होने लगता है, फ्रीजिंग उसकी स्टार्ट होती है। तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है। तो याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहीं से क्लियर है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऑफ सेम सब्सटेंस बिकम्स इक्वल। मैं लिख कर बता रहा हूं यहां पर, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid and solid of same substance becomes equal. The temperature at which vapor pressure of liquid and solid of same substance becomes equal is considered as freezing point. Is considered as freezing point of a substance. ये उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर हो गई। हम डेफिनेशन को थ्योरी फॉर्म में जितना अपने दिमाग में रखेंगे, भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में रखेंगे ना, थोड़ा बहुत कुछ ग्राफ बनाकर हमने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को याद कर लिया, या कोई कुछ हमने डायग्राम फॉर्म में बनाकर याद कर लिया, तो ऐसे याद करना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टॉपिक नहीं भूलोगे आप।
तो देख लो, किसी सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तो वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आऊंगा डिप्रेशन पे, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आने से पहले मैं ग्राफ यहीं पे बना देता हूं ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। तो चलो ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो सब्सटेंस है ये है सॉल्वेंट, मतलब वाटर। अब क्या है, वाटर या किसी सॉल्वेंट या किसी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बराबर होगा तो वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मैं ग्राफ इसी बात को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। यहां पर मैं एक्स एक्सिस पर ले रहा हूं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर ले रहा हूं वेपर प्रेशर, और फ्रीजिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड का। चलो मान लेते हैं यह है सॉलिड सॉल्वेंट, सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म। इस सॉलिड फॉर्म से ये वाला जो पॉइंट है वेपर प्रेशर का, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट का इस सॉलिड सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। इक्वल हुआ वो पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, दोनों इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं। जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट टच हो रहा है वो पॉइंट का टेम्परेचर, उस पॉइंट के टेम्परेचर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये वाला टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। डेफिनेशन यही तो है कि जब लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। वही तो मैं कर रहा हूं यहां ग्राफ में, सिंपल है। अब यहां पर ये वाले पॉइंट पर हमने देखा, इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट से इस पॉइंट पे बराबर होता है। तो ये वाला पॉइंट जब इस पॉइंट से टेम्परेचर को कनेक्ट करूंगा तो ये पॉइंट कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देख लो आप यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे क्यों लिया, कम क्यों है वेपर प्रेशर, ये आपको क्लियर होगा। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। सबसे पहले जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखोगे तो आप पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे मैं बता रहा हूं। देखो अब यहां पर क्या कंडीशन है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और वहीं इस कंटेनर में मैंने बाद में क्या करा, जहां मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था वहां इस कंटेनर में मैंने मिला दिया, ये रेड कलर से शो कर रहा हूं, मैं बार बार आपको वीडियोस में मेंशन करता हूं, रेड कलर जरूरी है ना बताना। ये रेड कलर से जो मैं शो कर रहा हूं ये है मेरे पास नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट इस सॉल्वेंट में मिलाऊंगा तो बन जाएगा मेरे पास सल्यूशन, नाम होगा उसका नॉन वोलेटाइल सल्यूट सल्यूशन। अब ये बताओ कि यहां पर नॉन वोलेटाइल आने से इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन बढ़ेगा या कम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट आने से वेपर प्रेशर गिर जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसका होगा लेस वेपर प्रेशर। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समझ रहा ना, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। और हम लोग ये बात जानते हैं, ये मैं अलग से रफ साइड लिख रहा हूं,
फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बिल्कुल, वेपर प्रेशर बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी डेफिनेशन बताई है मैंने। फाइनली लेस वेपर प्रेशर और लेस वेपर प्रेशर के साथ इस सॉल्यूशन का होगा लेस फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख सकते हो इस सॉल्यूशन का होगा लेस फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोगों ने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी हाई है, हायर वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर एंड हायर फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग दोनों कम है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब आपको लिखने को आएगा तो आपने पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी, जो थोड़ी देर पहले लिखी थी, 2 लाइंस में आ जाएगी। उसके बाद ये लिखा आपने व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट non-volatile solute is mixed, then vapor pressure and freezing point of solution decreases, and this decrease in vapor pressure and freezing point is known as depression in freezing point और क्रायोस्कोपी। इसे क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। अब देखो यहां पे फ्रीजिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर था, यहां लेस या लो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। फ्रीजिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं इसे डिनोट करूंगा डेल टी, और फ्रीजिंग के लिए एफ लगा दूंगा। तो डेल टी एफ से डिनोट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिंपल है, इसीलिए मोलैलिटी लिया। दोनों में हमने सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लिया, सिंपल है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये आ गया कांस्टेंट। और यहां पर हम लोग ये बात जानते हैं डेल टी एफ, अगर इसे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होगा, डेल मतलब चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा होता है हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो हायर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस स्मॉलर फ्रीजिंग पॉइंट, तो ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्वेंट का, तो टी नॉट एफ, माइनस लेस फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो टी एफ। तो ये हो गया सॉल्वेंट और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल्स टू के एफ। के एफ होता है कांस्टेंट, एम होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को ओपन करोगे तो आएगा फॉर्मूला WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से ये हो जाएगा इसका कंप्लीट फॉर्मूला। यहां पर KF जो है इसे बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हमारे 12th सेंट्रल बोर्ड में, IIT और नीट में इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। वहीं अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करें, चाहे MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो वहां इसे बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। डेफिनेशन मैंने डिप्रेशन की लिखी नहीं, आप पहले क्या करना, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखना जो मैंने लिखी थी, उसके बाद मैंने डेफिनेशन बोली है तो प्लीज आप उसे नोट कर लेना क्या डेफिनेशन बोली थी। पहले आपने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी, पैरा चेंज करा, फिर क्या लिखना है, व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड, then vapor pressure and freezing point of solution decreases, and this decrease in freezing point is known as depression in freezing point or cryoscopy। प्लीज नोट कर लेना आप लोग, और डेफिनेशन नोट करने के बाद ये आपके सामने इसका फॉर्मूला है।
फॉर्मूले के बाद ये है आपके सामने ग्राफ। आप देख सकते हो ग्राफ में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन, तभी सॉल्वेंट से नीचे बना, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कम है, देख लो, तभी सॉल्वेंट से पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर आया। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से, मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, ग्राफ कंप्लीट। अब आता है इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर से लेकर आते हैं हम लोग नीट और जेई का तड़का। ये तड़का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट नाम लेकिन बहुत स्पेशल काम। क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह है, बेकमन्स मेथड is used to calculate or measure depression in freezing point experimentally. Depression in freezing point experimentally. तो अगर एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाते हो तो एक्सपेरिमेंटली आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मेथड जो होता है या वन एंड ओनली मेथड है वो है बेकमन्स मेथड। आप लोगों को शायद याद होगा मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया था लैंड्सबर्गर मेथड, तो याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद आता है यहां पर सेकेंड पॉइंट, हम लोगों को केव कैलकुलेट करने को जिस तरह के बी निकाला था उस तरह केव करने का भी एक फॉर्मूला है, आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला फ्यूजन मत समझना, हीट में जब फ्यूजन आता है तो उसका मतलब है सॉलिड को मेल्ट करते जाओ, लिक्विड बना दो। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है। रिमेंबर टी नॉट एफ तो जानते हो यार तुम लोग, टी नॉट एफ क्या होता है? यस, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट। और इसी फॉर्मूले का एक और पैटर्न है जिसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो आता है आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। बस ये एल एफ हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डेल एच वी डेल एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आर इज अ गैस कांस्टेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये फॉर्मूला हमारे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनाता है कि करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट के एफ इज। तो आपको करेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो स्पेस कम है, नोट कर लो। फिर मैं आता हूं एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन पे। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नीट जेई का तड़का। लेकिन ये वाला पॉइंट हमारे 12th बोर्ड में आ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज नाम से समझ में आ रहा है ये फ्रीज होने को रोकेगा, मतलब एंटी फ्रीज कहलाएगा। जनरली क्या होता है कोल्ड कंट्रीज में, हम लोग ये बात जानते हैं कि कार और अदर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जो रेडिएटर होता है उस रेडिएटर में वाटर यूज करा जाता है। अब कोल्ड कंट्रीज में क्या है, वाटर अगर आप यूज करोगे और गाड़ी खड़ी रहेगी, स्टार्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो वाटर फ्रीज हो जाएगा। उस वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम लोगों को वाटर के साथ एक केमिकल मिलाना होता है जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और वो केमिकल वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जितना कम फ्रीजिंग टेम्परेचर जाएगा उतनी ही देर में या उतनी ही मुश्किल से वाटर फ्रीज होगा। ध्यान रखना, फ्रीजिंग टेम्परेचर कम करते जाओ तो फ्रीजिंग वाटर की डिले होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसे केमिकल जो किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं एंटी फ्रीजर। तो यहां लिख देता हूं मैं
in cold regions, a mixture of इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, याद रखना या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ले सकते हैं या ग्लिसरॉल ले सकते हैं, एंड वाटर के साथ कोई एक लेना, या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल। अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल along with water is used in radiator of vehicles where ethylene glycol और ग्लिसरॉल जो भी आप लोगे डिक्रीजेस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू डिजायर्ड एक्सटेंट। आपको जितना फ्रीजिंग टेम्परेचर डिले करना है, डिक्रीज करना है, उतना इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा दो। ज्यादा डिले करना है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल ज्यादा मिला दो, कम डिक्रीज करना है तो कम मिलाओ। इट इज वेरी सिंपल। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल, बार बार मैं बोल रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल दोनों में से कोई एक मिलाना है वाटर के साथ, और इन दोनों को हम लोग नाम देते हैं एंटी फ्रीजर। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो एडिशनल है, फ्रीजिंग मिक्सचर। देखो होता क्या है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, आइसक्रीम को जो लोग सेल करते हैं, कुल्फी जो लोग सेल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आइस के साथ सॉल्ट मिला देते हैं। तो सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर है, जो आइसक्रीम में या लेबोरेटरीज में यूज होता है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करते करते ले जाता है -33 डिग्री। कितना ले जाता है? -33 डिग्री। और वो आइस प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो कहलाता है फ्रीजिंग मिक्सचर। A mixture of common salt, पता है, सोडियम क्लोराइड, and ice, which decreases freezing point, जो freezing point डिक्रीज करेगा अप टू -33 डिग्री सेल्सियस, और -33 मतलब 240 केल्विन, इतना डिक्रीज करता है। आगे लिख लेना, दिस मिक्सचर इज यूज इन आइसक्रीम्स और इन अदर लेबोरेटरी पर्पज। तो आप लोग फिलहाल ये एडिशनल पॉइंट नोट कर लो। यहां पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी कोर कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए ऑस्मोसिस जानना जरूरी है। हम लोगों ने 8-9 क्लास से ऑस्मोसिस सुना है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है भाई, क्योंकि हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान है। एक ग्लास पानी लो, चलो हमने लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर। इस 1 ग्लास ऑफ वाटर में सिंपल है, एक सिंगल रेजिन किशमिश डाल दो, और थोड़ी देर बाद देखना, तुम ये देखोगे कि जो तुमने किशमिश उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाली थी, थोड़ी देर बाद उस किशमिश का, रेजिन का साइज बढ़ गया। साइज इसलिए बढ़ गया क्योंकि उस रेजिन ने बाहर के वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अंदर चला गया बाहर का वाटर।
बाहर वाटर था, वो वाटर अंदर रेजिन में गया, बाहर का कंसंट्रेशन था लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट गया, कहां गया? अंदर गया, अंदर था हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट का लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना कहलाता है ऑस्मोसिस। और ये सॉल्वेंट लोअर से हायर जा रहा है उस किशमिश की लेयर को क्रॉस करके, उस रेजिन की लेयर को क्रॉस करके। तो वो जो रेजिन की लेयर है वो है मेम्ब्रेन। तो कभी भी मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर की तरफ जाते हैं या लिक्विड के पार्टिकल लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो चलिए पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। The spontaneous movement, देखो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। रेजिन के अंदर वाटर जा रहा है, नेचुरली जा रहा है, अपने आप जा रहा है, और जो चीज खुद से होती है वो स्पॉन्टेनियस कहलाती है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ lower concentration to higher concentration। लोअर से हायर जाता है और काहे के थ्रू जाता है? तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके नाम में सेमी परमिएबल वर्ड क्यों लगा? ये इसलिए लगा कि अगर इस वाटर के अंदर मैं सॉल्ट डाल देता, शुगर डाल देता, तो वो शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल रेजिन के अंदर नहीं जाते, क्योंकि रेजिन के लेयर जो है वो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किसे एंट्री देती है? सॉल्वेंट को। तो जो सिर्फ सॉल्वेंट को एंट्री देती है मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर तो हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है कंप्लीट। इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, तो यहां पर तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है कंप्लीट। अब मान लो कि मेरे पास एक एपरेटस है और बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल फॉर्म में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2 और बीच में है मेरे पास सॉल्यूशन। बहुत गड़बड़ हो रही है जगह की कमी की वजह से। चलिए इसको प्रॉपर से फिर से करता हूं। यहां मेरे पास है सॉल्वेंट 1, यहां मेरे पास है सॉल्यूशन, एंड हियर वी हैव सॉल्वेंट 1। सेम सॉल्वेंट दोनों तरफ है और बीच में सॉल्यूशन है। अब हम लोग ये बात जानते हैं, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है भैया, ये जो दिख रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोगों को ये बात पता है कि मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट लगातार सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लोअर है, सॉल्यूशन का हायर है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता जाएगा। सॉल्वेंट का लेवल कम हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करा, एक पिस्टन लेके सॉल्यूशन पे लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। सॉल्यूशन पे बाहर से जैसे ही प्रेशर लगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगा, P एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल प्रेशर से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जाना रुक गया।
सॉल्वेंट का जाना रुक गया, मतलब यहां पे जो ऑस्मोसिस चलता जा रहा था वो ऑस्मोसिस रुक गया। तो ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, उस एक्सटर्नल प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोई नई चीज नहीं है, सिंपल है, द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर the external pressure which is applied over solution which is used to stop the process of osmosis to stop the process of osmosis is called osmotic pressure denoted by pi। तो ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने का काम करता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं साइड हो रहा हूं, स्पीड में बिल्कुल नोट करना। और ये डायग्राम एक रफ डायग्राम बनाया है यार, इसको लेकर बिल्कुल ज्यादा सीरियस मत होना, सिर्फ समझाने के लिए बनाया। आगे मैं बर्कले हर्टलेज मेथड बताऊंगा तो वहां प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे हम लोग, आप जल्दी से नोट कर लो। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस दोनों की सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्लीट होती है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो आप लोगों ने सभी ने आइडियल गैस इक्वेशन देखी होगी, PV इज इक्वल्स टू nRT। बस यही आइडियल गैस इक्वेशन से ऑस्मोटिक की इक्वेशन निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, V इज इक्वल्स टू nRT। सेम वही आइडियल वाला, बस यहां पर n है नंबर ऑफ मोल और काहे के मोल्स हैं सल्यूट के। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग V अगर राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय V इंटू RT। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर दो सिचुएशन बन सकती हैं। क्या बन सकती है मैं आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये मोलैरिटी या कंसंट्रेशन है। तो NB अपॉन V की जगह हम C लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू CRT। और हम ये भी जानते हैं नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में NB की जगह रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां, पाई इज इक्वल्स टू NB की जगह क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB। ऊपर लिखा हुआ है RT, R इज अ सोल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। इस तरह से हमारे पास ये जो बॉक्स में आपको 3 फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों का यूज हमारे न्यूमेरिकल में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर मास भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, R, T और V भी है। यहां पर R इज अ गैस कांस्टेंट जिसे हम लोग सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसीलिए R की जगह हम लोग सिंबल S भी लगा सकते हैं, क्योंकि R या S दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार तुम लोग देखोगे पाई इज इक्वल्स टू CRT की जगह तुम लोग लिखा हुआ देखोगे पाई इज इक्वल्स टू CST। तो वो जो S लगा है वो R की जगह लगा है। मैं R से रिप्रेजेंट करूं कांस्टेंट को या S से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर सेम टर्म्स। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। तो फाइनली हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी कंप्लीट होता है। मैं भी काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जो भी क्वेश्चन बनता है, चाहे थ्योरेटिकल, रीजनिंग या न्यूमेरिकल हो, वो हम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाएंगे।
फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कुछ क्वेरी है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।